हेल्थ टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनप्रीत कौर और आज हम आए हैं चर केयर क्लिनिक में, जहां पर हम बात करेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट गौरव गुप्ता से और एक आई स्पेशलिस्ट पूनम गुप्ता जी से, जिनको एक्सपीरियंस है पीजीआई में काम करने का। तो आइए उनसे जानते हैं कि गर्मियों के दौरान आइस में और बच्चों को क्या क्या इन्फेक्शन और बीमारियाँ हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आँखों में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गर्मियों के दौरान। देखें, इस बार जैसे गर्मियाँ बहुत जल्दी आ गई हैं और इन जनरल भी रूटीन में आइज़ के अंदर जो गर्मियों में प्रॉब्लम आती है वो है एक एलर्जीज़ की होती है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं और ड्राइनेस हो जाती है। ये सबसे कॉमन 3 प्रॉब्लम्स आइज़ में देखी जाती हैं। तो एलर्जी के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि किस तरह की एलर्जी हो सकती है आँखों में। देखिए, मोस्टली जब हमारा चेंज ऑफ सीज़न होता है तो एकदम एक तो ड्राइनेस आ जाती है वेदर में, दूसरा पोलन्स काफ़ी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला बीइंग ग्रीन सिटीज़, तो यहाँ पे पोलन्स के कारण काफ़ी आइज़ में पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं एलर्जी की। जो मेन सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं कि पेशेंट को काफ़ी खारिश होती है आइज़ में, या रेडनेस हो सकती है, या कॉन्टिन्यूस वाटरिंग, मतलब कि पानी निकलता रहता है आँखों में। आइज़ में हेवीनेस होती है। कई लोग कहते हैं कि हमें सारा टाइम सोने का मन करता है, काम नहीं होता है। आइज़ के आसपास रेडनेस हो जाती है। सो ये सारे लक्षण हैं आइज़ के एलर्जीज़ के। बट मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें मैंने देखा है कि सिर्फ आइज़ की एलर्जीज़ अकेली बहुत कम लोगों में होती हैं, बहुत कम मरीज़ों में होती हैं। मोस्टली इनका इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि वो लोग प्रोन होते हैं और एलर्जीज़ को भी, जैसे होगी कि स्किन की होगी, नोज़ की होगी जिसमें छींकें ज़्यादा आती हैं, या गले में खराश होगी, या रेयरली एस्थमा की प्रॉब्लम होगी। सो जो मैंने देखा है कि कोई ना कोई ये प्रॉब्लम, जल्दी ज़ुकाम होना या छींकें होना या छाती में बलगम आनी या स्किन में कोई दाने निकलाने, ऐसा कोई साथ में एलर्जी आइज़ के साथ होती ही है। डॉक्टर गौरव, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जैसे आपके पास बच्चे आते हैं तो आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि कंबाइंड सर्जरीज आती हैं, एलर्जीज आती हैं? बिल्कुल डॉक्टर पूनम, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे डेवलप्ड सिटी, ट्राई सिटी के अंदर, कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शंस के साथ साथ गर्मियों के टाइम में एलर्जीज़ बहुत कॉमन आती हैं। जैसे कि डॉक्टर पूनम ने बताया, आइज़ के एलर्जीज़ भी सीज़न में बहुत कॉमन होती हैं। एंड ये बाकी सारी एलर्जीज़ जैसे नोज़, स्किन एंड चेस्ट की एलर्जीज़ भी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगेन कारण वही है कि बहुत ज़्यादा इस वेदर के अंदर पॉलन्स हवा में बहुत रहते हैं, डस्ट उड़ती है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा वेदर चेंज होता है। तो इन्हीं सब वजहों से हमारे अंदर देखा गया है कि हमारी सिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। एंड इन सब का इलाज हमें कोई ना कोई एंटी एलर्जिक दवाइयों के साथ ही करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम नोज़ एलर्जी से स्टार्ट करें तो आजकल के वेदर के अंदर बहुत कॉमन कंप्लेंट पाई जाती है कि पेरेंट्स या उनके जो बच्चे हैं वो सुबह उठते ही उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक से बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है, बच्चे नाक को बहुत ज़्यादा रब करना शुरू कर देते हैं। ये टिपिकली नोज़ की एलर्जी के सिम्टम्स हैं, और इसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन या तो हम खिलाते हैं छोटे बच्चों को, या तो सिरप देते हैं, या सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इलाज है एलोपैथी में हम रिकमेंड करते हैं कि नाक में डायरेक्टली स्प्रे डाला जाए, जिससे कि नोज़ एलर्जी कंट्रोल हो जाए। सिमिलरली स्किन की एलर्जीज़ होती हैं, जिसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को नेल्स एक तो उनके छोटे रखे जाएं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग बच्चों के अंदर, पसीना अवॉइड किया जाए, बिकॉज पसीने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एंड फाइनली हम लोग कोई एंटी एलर्जिक क्रीम या एंटी एलर्जिक लोशन स्किन के लिए एडवाइस करते हैं बच्चों को, ताकि स्किन एलर्जीज़ भी कम हो। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलर्जी है, इनफैक्ट जो हमने नोटिस करी है बच्चों में इस सीज़न के अंदर, वो है छाती की एलर्जी, जिसको हम कॉमन टर्म्स में ब्रोंकाइटिस या दमा, एस्थमा कहते हैं। बच्चों के अंदर दमा बहुत कॉमन है, और इसमें और बड़ों के दमे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। जब हम बड़ों के दमे की बात करते हैं तो जनरली पेरेंट्स की परसेप्शन होती है कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलता है। बच्चों में ऐसा नहीं होता।
बच्चों में दमे के यानी कि चेस्ट एलर्जी का जो मेन लक्षण है वो सांस फूलना नहीं है, वो सिर्फ बार बार खांसी होना है। तो अगर किसी भी बच्चे को चेंज ऑफ वेदर के अंदर बार बार खांसी होती है, उसे आपको ज़रूर पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, क्योंकि उसे बचपन के दमे की शिकायत हो सकती है। जब हम दमे की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 टाइप की दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। एक होती हैं रिलीवर मेडिसिन, यानी जो इमीडिएटली खांसी से रिलीफ पहुँचाती हैं। दूसरी मेडिसिन होती हैं प्रिवेंटर्स, जो बार बार दमे का अटैक यानी कि खांसी का अटैक होने से बच्चों को रोकती हैं। तो डॉक्टर पूनम, क्या ऐसी चीज़ आइज़ में भी होती है, प्रिवेंटिव एंड रिलीविंग मेडिसिन, जैसे हम बच्चों में यूज़ करते हैं? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया डॉक्टर गौरव। पहले जो हमारा ट्रीटमेंट होता था, हम सिर्फ सिंपल एंटीहिस्टामिनिक या एंटी एलर्जी दवाइयाँ दे देते थे, बट उनका रोल होता है बहुत शॉर्ट टर्म या अक्यूट केसेस में। जैसे जिनको ज़्यादा हर साल नहीं होती एलर्जी, उनको हम दे सकते हैं, बट जिनको ज़्यादा एलर्जी होती है या हर साल चेंज ऑफ सीज़न में होती है या बहुत सिवियर होते हैं सिम्टम्स, उनमें हम 2 तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक तो होगी आपकी एंटी एलर्जी मेडिसिन, जो उस टाइम अक्यूट रिलीफ दे देगी, और दूसरी होती है कंट्रोलर या जिसको हम मास्ट सेल स्टेबलाइज़र कहते हैं, जिसको हम लंबा चलाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम मरीज़ को बार बार ना आए। जो माइल्ड केसेस हैं उनमें तो सिंपल एंटी एलर्जी दवाई साथ में कंट्रोल मेडिसिन, और ये कंट्रोल मेडिसिन हम कई बार पूरी गर्मियाँ या 1 साल भी दे सकते हैं। जिनको ज़्यादा सिवियर एलर्जी होती है उनमें हम बहुत माइल्ड सा स्टेरॉइड जो 2-3 हफ्ते में उसको कम करके ख़त्म कर देते हैं, और साथ में अगेन कंट्रोलर मेडिसिन देते हैं। जो पर्पस इसका ये है कि एक तो मरीज़ कंफर्टेबल रहता है, बार बार वो अटैक्स नहीं होते हैं, और दूसरा कि बार बार एलर्जीज़ होने से आँख के अंदर की बार अल्सर्स ये सब बन सकता है, सो वो चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं। मैम, एलर्जी के अलावा किस चीज़ से परेशान मरीज़ आपके पास आते हैं? देखिए, जो सेकंड सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है इन्फेक्शंस या कंजक्टिवाइटिस। जैसे ही मौसम चेंज होता है, आजकल पिछले 3-4 साल से हमने देखा है कि सडनली आई फ्लू के, या जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उसके पेशेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। आज से कुछ साल पहले मोस्टली हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता था। बैक्टीरियल में जो मरीज़ों को लक्षण होते थे कि आँख में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज या गिद आती थी जो पीले रंग की होती थी, आँख पूरी जुड़ जानी, बहुत स्वेलिंग होनी, बट नॉर्मली ये हफ्ते 10 दिन में मेडिसिन के साथ ठीक हो जाता था। पर आजकल जो आ रही है इन्फेक्शंस वो है वायरल इन्फेक्शंस या वायरल आई फ्लू। जो वायरल आई फ्लू है ये इसमें ज़्यादा आपका मैल या डिस्चार्ज नहीं होती। मोस्टली जो मरीज़ को प्रॉब्लम आती है, आईज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पानी निकलता है, काफ़ी रेडनेस हो जाती है, कई बार तो जैसे ब्लड शॉट हो जाती है, एंड इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ को लगता है कि जैसे आँख के अंदर किसी ने रेत डाल दी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वी कैन से कि सीरियस है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल फ्लू। वायरल फ्लू अगर आप इनिशियल सही टाइम पे पकड़ लें, पहले 12-24 घंटे में, तो इसका इलाज करके हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज लेट हो जाएं उसको ट्रीट करने में, तो हमारा ब्लैक पोर्शन या कॉर्निया जिसे कहते हैं हम, वो इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो इन्फेक्शन काफ़ी लंबी खिंच सकती है, उसको हफ्ता, 15 दिन या कई बार महीना भी लग जाता है। और कई मरीज़ों में देखा गया है कि इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी वो जो कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ था उसमें निशान रह जाते हैं, तो पेशेंट की विजन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वायरल कंजक्टिवाइटिस में, जिसमें मोस्टली एडिनो वायरस का रोल देखा गया है, उसमें अगर पहले 12 से 24 घंटे में इलाज शुरू हो जाए तो एक तो जल्दी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी अवॉइड हो जाती हैं। आई डोंट नो डॉक्टर गौरव, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप ज़्यादा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस के साथ बच्चे आ रहे हैं आपके पास? जहाँ तक सवाल है इन्फेक्शंस का, ऑफ कोर्स डॉक्टर पूनम, गर्मियों में जैसे आपने बताया दोनों ही इन्फेक्शंस हमारी काफ़ी कॉमन हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कॉमन हैं एंड वायरल इन्फेक्शंस भी कॉमन हैं। बट बच्चों के अंदर फ़र्क ये है कि मोस्टली जो स्किन इन्फेक्शन बच्चों में होती हैं गर्मियों के अंदर, वो बैक्टीरियल होती हैं।
गर्मियों में स्किन इन्फेक्शंस होने का मेन कारण है कि पसीना आता है, हमारा छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। पसीना अगर बॉडी पे जम जाए तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक सिक्रीशंस हैं वो स्किन के अंदर जम जाती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी फुंसियाँ या रैशेस, या जब बच्चे खुजाते हैं एलर्जीज़ की वजह से, तो वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन हो जाती है। आमतौर पे हमने देखा है कि ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल ही होती है, और इसके लिए सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम अगर हम लगाएं तो इससे ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एक थोड़ी डीप सीटेड इन्फेक्शन हो या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो छोटे बच्चों के अंदर हमें कई बार ओरल एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी है बच्चों के अंदर इन्फेक्शंस की, वो होती है पेट की इन्फेक्शंस। पेट की इन्फेक्शंस में थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि पेट की इन्फेक्शंस आमतौर पे बैक्टीरियल भी होती हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। अब इनमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर हों पेट की, तो उसके अंदर बच्चे को तेज़ बुखार होगा, पेट दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा, बच्चा थोड़ा सा बीमार लगेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बच्चे की लैट्रिन के अंदर खून आ रहा है इन सब सिम्टम्स के साथ, तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस केस में हमें बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक का कोर्स और साथ में रिहाइड्रेशन के लिए ORS और बाकी दवाइयाँ ज़रूर ले लेनी चाहिए। लेकिन सारे के सारे दस्त के, लूज मोशंस के केसेस के अंदर हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ये जान के थोड़ा ताज्जुब होगा कि वायरल डायरिया जो है बच्चों के अंदर गर्मियों में भी ज़्यादा कॉमन होता है, और इस वजह से कोई भी अपने आप से दवाई लेने से पहले हमें ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। बिकॉज अगर बच्चे को तेज़ बुखार नहीं है, अगर बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, खेल रहा है, लैट्रिन में पानी जैसी लैट्रिन आ रही है, तो मोस्ट लाइकली ये डायरिया वायरल होगा, और इस सिचुएशन के अंदर बच्चों को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को दिखाइए, सपोर्टिव मेडिसिन लीजिए, और इन सपोर्टिव मेडिसिन के लेने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और एंटीबायोटिक अवॉइड भी हो जाएगी, जिससे बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे और दवाइयों की गर्मी भी नहीं लगेगी। तो डॉक्टर पूनम, जैसे हमारी बच्चों के बारे में हमने बात की और हमने कहा कि इनके अंदर हम एंटीबायोटिक्स अवॉइड करके सपोर्टिव मेडिसिन वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या आई इन्फेक्शंस में भी या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जो आई की होती हैं, इनमें भी ऐसा कुछ होता है? आई एम श्योर आपके पास काफ़ी पेरेंट्स आते होंगे पूछने को कि जी हमारे बच्चे के स्कूल में फ्लू फैला हुआ है, तो कुछ प्रिवेंटिव ड्रॉप्स बता दें। बिल्कुल। बट जैसे आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शन में कोई भी प्रिवेंटिव चीज़ नहीं होती है। वायरल इन्फेक्शन ने अपना कोर्स लेना है, ठीक है ना। वही इन्फेक्शन एक पेशेंट को हफ्ता तंग कर सकती है, दूसरे को 15 दिन, किसी को 2 दिन में भी ठीक हो सकती है। हमने जो ट्रीटमेंट देना है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा, नंबर 1 पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए कि उसकी इरिटेशन, पेन, रेडनेस ये कम हो जाए, और नंबर 2 कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली कोई प्रिवेंटिव ड्रॉप्स नहीं है वायरल इन्फेक्शंस के, वायरल फ्लू के। हाँ, बैक्टीरियल में अगर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल लें तो कुछ हद तक अवॉइड हो सकता है, बट वायरल आई फ्लू किसी भी आई ड्रॉप से प्रिवेंट नहीं हो सकता। मोस्टली जो मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको सबको हाथ क्लीन रखने चाहिए। बार बार धोना बहुत मुश्किल है, तो बेटर होता है कि घर में हैंड सैनिटाइजर रखें, वो बहुत सेफ़ होते हैं। और स्पेशली जिस घर में इन्फेक्शन है ऑलरेडी, बच्चे को या अडल्ट को थोड़ा आइसोलेट कर लें, और जो भी ड्रॉप्स डाल रहे हैं पेशेंट की आंख में हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, बाकी लोग भी घर के हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, तो उससे काफ़ी हद तक ये एपिडेमिक अवॉइड हो जाता है। और दूसरा जो है कि लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगी तो स्कूल भेज दिया कि जी इसके एग्ज़ाम्स हैं। जी बिल्कुल। हाँ, या फिर ऑफिस चले गए, नहीं मेरी तो असाइनमेंट है या मेरा डेडलाइन है। पर अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि वो जो मरीज़ है वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो 10 लोगों को इन्फेक्शन देगा। सो जब तक आप इन्फेक्टिव हैं घर में रहें, तभी इसी तरह से पूरा एपिडेमिक फैलता है, ताकि ये चीज़ हम अवॉइड कर सकें। सो यही 2 चीज़ें हैं, एक तो हैंड सैनिटाइज़र और दूसरा थोड़ा सा आइसोलेशन। ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है आइज़ में, उसके बारे में बताइए और उसके लक्षण क्या होते हैं? हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट पूछा सवाल। ड्राइनेस देखें, हमारे आइज़ के ऊपर एक टीयर फिल्म की कोटिंग होती है, जैसे आंसू की, जो हमारे आइज़ को लुब्रिकेटेड रखती है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ होता है हमारी आई की देखभाल के लिए।
क्या होता है कि जो विद एज तो नॉर्मली ड्राइनेस वैसे हो जाती है बिकॉज हमारी टी प्रोडक्शन कम हो जाती है, या फिर जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर, उनमें भी हो जाती है। बट देखा गया कि जब मौसम बदलता है, गर्मियाँ आती हैं, जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ है ड्राइनेस की, एक तो वो बढ़ जाती है, या कुछ लोगों को ड्राइनेस हो जाता है। अब उसके सिम्टम्स क्या हैं कि पेशेंट को बहुत हेवीनेस रहती है आइज़ में, फ्रेशनेस नहीं होती। जब सुबह उठते हैं तो आंखें खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, और आंखों में इरिटेशन सी रहती है, जैसे आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, कुछ डला हुआ है। और इंटरमिटेंटली कई बार कुछ ब्लरिंग हो सकती है विजन में, कि थोड़ा देखा, 2-3 बार ब्लिंक किया तो साफ़ हो जाता है। सो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, इनिशियली तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई की कारण क्या है। अगर तो कई बार होता है थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें होता है, तो उसके टेस्ट वगैरह हो जाएं, शुगर अनकंट्रोल्ड है उसके टेस्ट हो जाएं, और वो चीज़ कंट्रोल कर लें। और साथ ही साथ हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं जो टीयर बेसिकली हमारे आंसुओं को रिप्लेस करते हैं। इनमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या एक्स्ट्रा आंसू हैं। तो ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इनके। इससे आंखों की नॉर्मल नमी मेंटेन रहती है। दूसरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को आदत होती है कि सुबह उठ के आँख के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। वो आइडली नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे आईज़ के ऊपर एक टीयर फिल्म की कोटिंग होती है। अगर वो कोटिंग किसी कारण ख़राब हो जाए तो आंखों में ड्राइनेस हो जाता है। जब हम पानी के छींटे मारते हैं तो वो टीयर फिल्म की कोटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और धीरे 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 ड्राइनेस बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी टीयर फिल्म में ऑलरेडी सब न्यूट्रिशन सब कुछ है आँख के लिए, तो हमें अलग से उसमें पानी के छींटे मारने की ज़रूरत नहीं है। मैम, कुछ लोग ना आई फ्लू के दौरान चश्मे पहन लेते हैं कि हमारा जो आई फ्लू है वो दूसरों तक ना पहुंचे, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। बेसिकली ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि जिसको आई फ्लू है वो किसी को देख लेगा तो उसको आई फ्लू हो जाएगा। हाँ। ये धारणा क्यों बनी, मैं बताती हूँ आपको। आई फ्लू एपिडेमिक कैसे फैलता है कि किसी ने भी अपनी कोई आँख क्लीन करी, उसका टिश्यू कहीं रख दिया, दूसरे ने हाथ लगाया, आँख को हाथ लगाया, उससे हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, मैं एक पेशेंट को एग्जामिन करती हूँ, मैंने अपना पेन यूज़ किया, हाथ अपने सैनिटाइज नहीं करें, वो पेन मैं किसी और को पकड़ा देती हूँ, वो आँख को उसको यूज़ करके आँख को हाथ लगा ले, उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। तो वो इतनी रैपिडली फैलता है एपिडेमिक, तो लोगों को लगता है कि जी देखने से फैलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एक दूसरे को देखने से नहीं, जो फोमाइट ट्रांसफ़र कहते हैं हम इसको, जो चीज़ें इन्फेक्टेड होती हैं उनको हाथ लगा के आँख पे लगाने से ये चीज़ फैलती है। बट आई स्टिल थिंक कि आई डोंट नो, आप अग्री करेंगे कि चश्मा अगर फिर भी पहना जाए जब आँख लाल हो तो उसके दो बेनिफिट है। एक तो आप अपनी आँख खुद कम मलेंगे, और दूसरा थोड़ी आँख जितनी भयानक सी दिखती है वो भी थोड़ी कम दिखेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये दोनों बेनिफिट्स भी हैं। और तीसरा है कि पेशेंट को लाइट, सनलाइट और हवा वगैरह भी काफ़ी तंग करती है। सो मैं एग्री करूँगी डॉक्टर गौरव से कि ये नहीं कि चश्मा नहीं पहने, बट कारण उसका जानना चाहिए कि क्यों पहनना चाहिए। मुझे डॉक्टर पूनम का हैंड सैनिटाइज़र वाला आइडिया भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम भी बच्चों को एडवाइस करते हैं कि जो आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उससे हमारे जो लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग है, और इवन खांसी ज़ुकाम जो है ये भी बच्चों के अंदर कम हो जाता है। तो इसके ऊपर तो इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो लोगों ने स्टडी करके देखा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के अंदर अगर हम इंश्योर करें कि वो स्कूल जाने से पहले और टॉयलेट जाने से पहले और बाद में अगर अच्छे से अपना हैंड सैनिटाइज़र भी अगर यूज़ करें और खाने से पहले सैनिटाइज़र यूज़ करें, रेगुलर वैसे ही अगर सैनिटाइज़र यूज़ करें बच्चे, तो इन बच्चों के अंदर इन्फेक्शंस के रेट बहुत कम हो जाते हैं, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे वो लूज मोशन या वॉमिटिंग हो। तो आई थिंक हैंड सैनिटाइज़र शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, और उनको रेगुलर यूज़ भी करना चाहिए। डॉक्टर गौरव, गर्मियों में बच्चे बहुत कम खाते हैं और उनको काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो उनको अपनी डाइट क्या रखनी चाहिए गर्मियों में? हाँ, तो आई थिंक सबसे कॉमन प्रश्न जो आजकल गर्मियों में हमें सुनने को मिलता है एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो यही है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बच्चे ने खाना बंद कर दिया है। तो इसमें हमें समझना है कि इसके अंदर बच्चे की कोई गलती नहीं है, या बच्चा ये जानबूझ के खाना कम नहीं कर रहा है।
बट एक्चुअली जो वेदर है वो बच्चे को खाने से रोक रहा है। इस वेदर के अंदर गर्म चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, तो जो हम रूटीन में बच्चे को हैवी गर्म चीज़ें खिलाते हैं, जैसे पंजाब के अंदर हमें पराठे खाने का थोड़ा सा ज़्यादा शौक है और गर्म चीज़ें खाने का हम लोग ज़्यादा खाते हैं, ये चीज़ें बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम थोड़ी सी ठंडी चीज़ें और थोड़ी सी लाइट चीज़ें यूज़ करें खाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दही की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ा दें, अगर हम दही की जगह दूध की जगह गर्म दूध की जगह ठंडा दूध या लस्सी यूज़ करें, एंड गर्मियों के अंदर जितना बच्चा खाना नहीं खाता है उसको आप काफ़ी हद तक फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो फ्रूट्स आते हैं, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो तरबूज या खरबूजा हो, पपीता हो, ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं बच्चे को सूट करते हैं और इनके जूसेस भी बच्चे साथ में ले सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर एक तो गर्मी भी नहीं आएगी और इससे बच्चे की एपेटाइट अगर ओवरऑल कम भी हो तो भी बच्चे के अंदर वजन कम नहीं होगा और बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली थी, कमज़ोरी नहीं आएगी। तो सलाद, फ्रूट्स और जूसेस एंड लिक्विड इंटेक अगर आप अच्छी रखेंगे तो बच्चे के अंदर हेल्थ पे उसके कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आखिर में हमें आप बताइए कि गर्मियाँ आ गई हैं तो लोग घूमने बहुत जाते हैं, स्विमिंग करते हैं ज़्यादा, नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसमें? आई थिंक मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पूनम पहले आइस से शुरू करें, बिकॉज आई थिंक आइस की प्रॉब्लम स्विमिंग पूल के अंदर बहुत कॉमन होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले डॉक्टर साहब बताएं और फिर। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर गौरव कि हमारे यहाँ जो स्विमिंग पूल्स का जो हाइजीन है वो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए हाइजीन स्टैंडर्ड। बेसिकली क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और आजकल सभी को है, पेरेंट्स को बच्चों को स्विमिंग सिखाना, जो होना भी चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ओवर फ्यू डेज फ्यू वीक्स वो स्विमिंग पूल में पानी की क्वालिटी कम हो जाती है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है आइज़ में बच्चों को दो, अगेन एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस। तो अगर सपोज किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस है, वो स्विमिंग करेगा तो पानी तो बहुत अच्छा मीडियम है वो ट्रांसफ़र करने को, इन्फेक्शंस फैल जाती हैं। दूसरा, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन काफ़ी हैवी क्वांटिटी में मात्रा में डाली जाती है, तो उससे कई बच्चों को काफ़ी सिवियर एलर्जीज हो जाती है। तो नॉर्मली आई रिकमेंड कि सबको स्विमिंग गॉगल्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, चाहे बच्चे हैं चाहे अडल्ट्स हैं, क्योंकि जो स्विमिंग गॉगल्स होते हैं उनमें वैक्यूम कप्स होते हैं। एक बार आप लगा लें तो स्विमिंग करते हुए पानी अंदर नहीं जाता, आँख को टच नहीं करता है। तो जब भी स्विमिंग करनी है, स्विमिंग पूल एंटर करने से पहले गॉगल्स पहने और उसको स्विमिंग जब ख़त्म हो जाए तभी निकालें, बीच में ना निकालें। बीच में निकालेंगे तो पानी का कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। इससे हम काफ़ी हद तक आई की एलर्जीज और इन्फेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं। बट रेस्ट आई थिंक डॉक्टर गौरव भी बताएंगे, क्योंकि और भी काफ़ी बच्चों की इन्फेक्शंस होती हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मियों में हमें ज़रूर स्विमिंग करनी चाहिए अगर कर सकते हैं, और बच्चों को भी ज़रूर स्विमिंग करानी चाहिए। मतलब जो हमें बात कर रहे हैं ये इस हिसाब से नहीं हम चाहते कि पेरेंट्स इसको सुन के बच्चों को स्विमिंग भेजना बंद कर दें। स्विमिंग करनी बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी है। एंड मैं अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को, स्पेशली जब बच्चों का वेट अगर थोड़ा ज़्यादा हो या अदरवाइज एक्टिविटीज़ कम करते हो, तो मैंने रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें स्विमिंग ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली बात ये भी करेक्ट है कि हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल्स का अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो कुछ कॉमन सेंसिकल प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेनी बहुत ज़रूरी है जब भी वो अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए भेजते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कहते हैं जान है तो जहान है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि जब भी बच्चा स्विमिंग करने जा रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई एडल्ट ज़रूर हो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे वो कहीं ना कहीं खेल में लग जाएंगे और उसके अंदर बच्चों को इंजरी भी हो सकती है, और स्विमिंग पूल में तो बच्चे ड्राउन भी कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर एक एडल्ट हो जो पूरे टाइम बच्चों पर नज़र रखे। उससे बच्चों को चोट लगने में भी चांसेस कम होंगे और बच्चों के अंदर ड्राउन करने के भी, डूबने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, हमें स्विमिंग पूल देखना है। जब भी आप बच्चे को स्विमिंग पूल लेके जाते हैं तो पूल का पानी साफ होना चाहिए। आपको आइडियली तो डीप में भी नीचे का फर्श दिखना चाहिए, बट एटलीस्ट शैलो में तो आपको प्रॉपर फर्श दिखना चाहिए। बिकॉज अगर पानी गंदा है तो जितनी मर्जी हम प्रिकॉशंस ले लें, आपको इन्फेक्शन होने के और बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लोरीन की वजह से बच्चों को स्किन एलर्जी हो सकती हैं और स्किन में इन्फेक्शन हो सकती है, बिकॉज पसीना और पानी जब मिक्स हो जाता है। तो इस चीज़ के अंदर हमें ध्यान देना है कि अगर बच्चे को प्रॉपरली स्विमिंग पूल में घुसने से पहले नहाना चाहिए, शॉवर लेना चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्विमिंग करने के बाद एक प्रॉपर शावर साबुन के साथ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी स्किन की इन्फेक्शंस अवॉइड हो सकती हैं। स्विमिंग करने से पहले अच्छी सनस्क्रीन लगाना भी
प्रेफरेबल है, बिकॉज उससे आपके सनबर्न होने के चांसेस और टैनिंग ज़्यादा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड फाइनली हमें बच्चों को प्रॉपर स्विमिंग टेक्निक सिखानी भी ज़रूरी है, एंड उन्हें समझाना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना भी अंदर स्विमिंग पूल में अवॉइड करें, बिकॉज अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे फिर आगे चल के लूज मोशंस वगैरह के पेट खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिनको लेने से हम अपना और अपने बच्चे का स्विमिंग का टाइम एक अच्छा फन टाइम बना सकते हैं, एंजॉयबल टाइम बना सकते हैं, और बच्चों के अंदर इन्फेक्शंस भी अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों से पहले क्या कोई इंजेक्शन या फिर कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो बच्चों में चेक करना चाहिए कि लगे हुए हैं या नहीं? बिल्कुल, आजकल इतने सारे वैक्सीन्स आ गए हैं, नए भी और पुराने वैक्सीन्स भी हैं, कि कई बार पेरेंट्स कंफ्यूजन में या रिकॉर्ड देखते देखते इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता कि कौन सा वैक्सीन कब लगा है और कौन सा वैक्सीन नहीं लगा है। तो गर्मियों से पहले हमें स्पेसिफिकली आई वुड से कि 2 या 3 वैक्सीनेशन है वो ज़रूर चेक करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस ए का। गर्मियों में जॉन्डिस जैसे कि हम जानते हैं बहुत कॉमन होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन पूरा होना ज़रूरी है। आमतौर पे पेरेंट्स को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बीच में फ़र्क नहीं मालूम होता। तो जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी हाँ हमारा तो जॉन्डिस का इंजेक्शन लगा है, वो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन होता है जो कि सरकारी दवाखानों में भी लगता है, और वो इंजेक्शन जन्म के टाइम लगता है, 1.5 महीने 2.5 महीने वगैरह पे। जो हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन है ये मिनिमम 1 या 1.5 साल की उम्र पे लगता है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये रूटीन सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है, ये वैक्सीनेशन आपको अलग से लगवाना पड़ता है, और इस वैक्सीनेशन को लगाए ताकि बच्चे को गर्मियों में जॉन्डिस ना हो। इसके अलावा बच्चे को टाइफाइड का वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइफाइड की बीमारी भी गर्मियों में बहुत कॉमन होती है। इस इंजेक्शन के अंदर एक खासियत है कि ये इंजेक्शन सिर्फ आपको 3 साल तक बचाता है टाइफाइड की बीमारी से। तो प्लीज़ याद रखें कि हर 3 साल में आपको टाइफाइड का इंजेक्शन फिर से लगाना पड़ता है। तो अगर पिछले 3 साल में ये इंजेक्शन नहीं लगा है बच्चे के तो ये उसे लगवा लीजिए। इनफैक्ट ये इंजेक्शन तो हम एडल्ट्स को भी रिकमेंड करते हैं कि बड़े लोग भी ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं ताकि उन्हें टाइफाइड ना हो। एंड फाइनली कुछ बच्चों के लिए कॉलरा का इंजेक्शन या एडल्ट्स के लिए कॉलरा का वैक्सीन भी हम रिकमेंड करते हैं, जो इंजेक्शन नहीं होता, मुंह से पिलाई जाती है। और जहाँ पे अगर आपको कॉलरा का थोड़ा खतरा हो, आजकल आप पढ़ते हैं पेपर्स में कि कॉलरा भी कई बार फैल जाता है कॉलोनीज वगैरह में, उस एरिया में कॉलरा का वैक्सीन भी हम प्लान कर सकते हैं। तो डॉक्टर पूनम और डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ऑडियंस है उनको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि वो अपने बच्चों का और अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें। तो ये थे डॉक्टर पूनम और डॉक्टर गुप्ता हमारे आज के कार्यक्रम में। तो कल मैं फिर से मिलूंगी आपको इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। आई से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं उन्हें डॉक्टर पूनम गुप्ता से, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। आप उनको फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, उनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं। दर्शकों, अगर आपको होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बात कर सकते हैं डॉक्टर मनिंदर सिंह से, जो कि एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है। उनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी हो, तो आप फ़ोन कर सकते हैं डॉक्टर परमजीत सिंह वालिया को। उनके फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं? क्या आप किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं जिसके लिए आपको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा? तो अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हम आपसे रूबरू होंगे शहर के जाने माने डॉक्टर्स के साथ इन द प्रोग्राम हेल्थ टाइम। रखो अपने आप नू हमेशा तंदुरुस्त अते वेखते रहो हेल्थ टाइम।